अपनी बात रखने का हमको अधिकार है, इसीलिए जनता ने चुनकर भेजा है। और उसको अगर दबाया जाएगा तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खासकर ऐसे विषय पर, जो विषय उत्तराखंड के लोगों के सम्मान का विषय हो, अगर उसको आप गाली देंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने तय किया है कि जब तक प्रेमचंद अग्रवाल टिहरी उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री रहेंगे तो मैं इनकी मीटिंगों का बाइकाट करूंगा। जो जिला योजना की बैठक है उसका बहिष्कार करूंगा, इसलिए कि पहले हमारे लिए उत्तराखंड के लोगों का सम्मान है, पहाड़ के लोगों का सम्मान है, उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ये मेरा कहना है। तो बड़ी घोषणा हमारे साथ इस लाइव इंटरव्यू में विधायक प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी ने की है कि टिहरी उत्तरकाशी 2 जनपदों के प्रभारी मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, और जब प्रभारी मंत्री के रूप में वो जनपद में आएंगे और प्रभारी मंत्री जब आता है तो विधायकों के साथ और प्रशासन की बैठक करता है, वो उस बैठक का बहिष्कार करेंगे जब तक वो प्रभारी मंत्री और मंत्री रहेंगे। ये बड़ी घोषणा की है। इसके साथ साथ एक बड़ी घोषणा और की है चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह ने। उन्होंने कहा है कि वो विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं। कार्य मंत्रणा समिति मतलब जो हाउस का बिजनेस तय करती है, किसी भी विधानसभा के सत्र के हर दिन का विधेयक, हर दिन का बिजनेस तय होता है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कार्य मंत्रणा समिति के मेंबर्स होते हैं। उस मेंबर के रूप में प्रीतम सिंह ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि जब तक प्रेमचंद्र अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री के रूप में रहेंगे, जब तक वो मंत्री रहेंगे, वो उस बैठक में नहीं जाएंगे, और यदि नहीं हटाया जाता उनको मंत्री के रूप में तो वो रिजाइन भी कर देंगे कार्य मंत्रणा समिति से। तो 2 उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से 3 लोग चुनाव जीते हैं, लखपत बुटोला, विक्रम सिंह नेगी और प्रीतम सिंह। ये 3 विधायक कांग्रेस के हैं और तीनों ने साफ तौर पर, पहले को आपने सुन लिया था लखपत बुटोला जी को, विक्रम सिंह नेगी जी को भी सुन लिया, और प्रीतम सिंह जी की बात मैं आपको बता रहा हूं। तीनों लोगों ने एक तरह से पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया, सीधी डिमांड कर दी है, जब तक ये मंत्री पद पर रहेंगे, ये हटेंगे नहीं, तब तक ये इनके कार्यक्रम, इनकी बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, कोरम पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये 3 लोग भागीदारी नहीं करेंगे। लेकिन मैं इससे आगे आपसे बात करना चाहता हूं नेगी साहब, क्या जो आचरण, जो कुछ उन्होंने कहा, साले ये पहाड़ के लोगों के लिए बना उत्तराखंड, और इससे पूरा जनाक्रोश फैल गया है। आम आदमी आंदोलित है, आम औरतें घर से निकलकर स्वयं जुलूस निकाल रही हैं, स्वयं पुतला बना रही हैं, ट्रोल कर रही हैं। कई लोग उठा के उनका पुतला बना के उठा के फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। अपने आप से स्वस्फूर्त आंदोलन है ये। अब ऐसी परिस्थिति में 3 लोग, आप जो गढ़वाल के तीनों विधायकों ने अपनी बात कह दी है, क्या कांग्रेस विधानसभा दल, विधानमंडल दल सीएलपी कोई फैसला करने वाला है कि वो जब तक ये हाउस में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में होंगे, हाउस के अंदर प्रवेश नहीं करेगा? क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस सदन से संसदीय कार्य मंत्री ने पूरे उत्तराखंड को गाली दी, उस सदन में हमारे जो बाकी 69 विधायक हैं वो क्यों हैं? चाहे वो विधानसभा की अध्यक्ष ही हैं, वो भीतर क्यों हैं? देखिए, इस बारे में तो मेरी किसी से वार्ता नहीं हुई। मैंने जो बात आपको बताई वो मेरी भावना है, और चूंकि मैं उस बात से आहत हूं तो इसलिए मैंने अपनी बात आपको बताई। रही बात आगे क्या होता है वो अभी पता लगेगा, लेकिन मैंने तो तय कर लिया कि जब तक ये प्रभारी मंत्री रहेंगे तब तक मैं इनकी बैठकों का बहिष्कार करूंगा, उसमें नहीं जाऊंगा। तो प्रभारी मंत्री के रूप में आप इन्हें स्वीकार नहीं करते क्योंकि वहां मेंबर है। कार्य मंत्रणा समिति में वो भी एक सदस्य हैं और प्रीतम सिंह जी भी सदस्य हैं, उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। लखपत बुटोला ने कह दिया यदि पहाड़ का यह अपमान होगा तो मैं विधानसभा के भीतर ही नहीं जाऊंगा। लेकिन आपकी जो अगली बैठक होगी कांग्रेस विधानमंडल दल की, क्या उसमें आप ये प्रस्ताव रखेंगे, ये विचार रखेंगे कि भाई हमको इस पर मंथन करना चाहिए कि जिसने अपमान किया पूरे उत्तराखंड का, यदि वो सदन में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में है, विधानसभा सदस्य के रूप में तो आप उसे हटा नहीं सकते, वो निर्वाचित हैं,
लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सरकार ने उनको बना रखा है और वही संचालन करते हैं सदन का, कौन सा प्रस्ताव आएगा, किस प्रस्ताव पे क्या होना है। और पीठ अपने हिसाब से तो अध्यक्ष है, लेकिन सरकार की तरफ से बिजनेस का संचालन वो करते हैं। ऐसे में यदि वो सदन का, हाउस के बिजनेस का संचालन कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस का विधानमंडल दल इस पर मंथन करे कि हमको हाउस का पूरा बहिर्गमन करना चाहिए। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आप रखेंगे? ये अभी जब विधानमंडल दल की बैठक होगी तो ये तब का मामला है, और अभी तो तत्काल कोई बैठक होने वाली नहीं है। लेकिन इस बात को जरूर रखेंगे कि ये बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है कि आप उत्तराखंड के, जिसको देवभूमि कहते हैं, जो देवभूमि के निवासी हैं, जिसको देखने मिलने देश और दुनिया के लोग आते हैं, जिनका पूरा ईमानदारी का एक सम्मान लोग करते हैं देश दुनिया में, जिनका प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, यहाँ विक्टोरिया क्रॉस जैसे बड़े सैनिक सम्मान के लोग रहे, यहाँ बड़े बड़े जनरल, और जिन्होंने हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध में, जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में बड़े बड़े मेडल प्राप्त किए, रणभूमि में जिन्होंने अपना कौशल दिखाया, ऐसे लोगों के लिए ऐसे अपशब्द प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी करते हैं, तो ये कतई बर्दाश्त करने वाला शब्द नहीं है, बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। और इससे पूरा उत्तराखंडी आहत है अगर इस आचरण के लोग, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल की भी हिम्मत कैसी बढ़े? वो सरकार का संरक्षण है, सरकार के संरक्षण से ही ये काम आदमी कर सकते हैं। हर बात पे विधानसभा में चिगाड़ना, चिल्लाना और अपनी बात को एक नहीं 10-10, 20-20 बार उसको रखना, ये सब कहाँ का मामला है? और ये इस तरह से लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम इनकी बैठकों का बहिष्कार करेंगे। आगे की बैठक के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में और कांग्रेस के लोगों से वार्ता करेंगे। मैं आरंभ से अब सदन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। लोग बड़े पैमाने पर इस समय आपको देख रहे हैं और अपने कमेंट्स भी लिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि सदन के भीतर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होता है, उसके बारे में आप अवगत कराएं। आरंभ हुआ अभिभाषण से, और अभिभाषण के दरमियान नेता प्रतिपक्ष को यह कहना पड़ा कि भाई आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। हाउस में शैडो सीएम कहा जाता है नेता प्रतिपक्ष को, और स्पेशल प्रिविलेज उन्हें होता है। वो किसी भी समय अपनी बात को रख सकते हैं, विपक्ष की बात को रख सकते हैं, या जनता की, राज्य भर में जो हो रहा है अचानक बीच में कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट इश्यू है, इस पर सारी कार्रवाई को रोकते हुए इस पर बात करो। धारचूला में ऐसा हो गया, प्रतापनगर में ऐसा हो गया, उत्तरकाशी में ऐसा हो गया। जिस नेता प्रतिपक्ष को सबसे अधिक प्रिविलेज है, यदि उनको यह कहना पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि मुझे कुछ कहना है और उनको नहीं बोलने दिया जा रहा, क्या आप तो सीनियर विधायक हैं, इससे पहले भी विधायक रहे हैं, लंबे समय तक कई बार आप राज्य मंत्री रहे हैं, कई विभाग आपने देखे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, आपने स्वयं सदनों का संचालन किया है सभापति के रूप में। क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक आधार पर यह सदन चल रहा है? क्योंकि जब आप लोग कुछ बात बोल रहे होते हैं, किसी सड़क की बात कर रहे होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो चाहे वो बीजेपी के हो, तो उस सड़क की जो आवाज है वो उस गांव के, उस इलाके के लोगों की आवाज होती है। और यदि वो आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है या आप लोग बोल नहीं रहे हैं, तो उतने सारे लोगों के हकों की पैरवी नहीं हो रही है वहां उस सभा में। तो लोग बड़े आक्रोशित हैं लाइव देखते हुए। राजीव जी, आपने अगर महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण देखा होगा, जी जी, तो कांग्रेस के विधानमंडल दल ने वेल में आकर महामहिम वापस जाओ, राज्यपाल वापस जाओ, सदन का समय बढ़ाओ, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। ये परंपरा हो गई यहाँ कि 2-3 दिन का सदन करके आपको बजट भी करना है, बजट पे चर्चा भी करनी है, कटौती के प्रस्ताव पे बात करनी है, आपने अभी राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा करवानी है, प्रदेश के बहुत सारे सवालात हैं उन पे प्रश्नकाल चलेगा, और सरकार का बिजनेस भी होता है। जी तो
ये 3-3 दिन में सारा काम निपटाते। हमने सदन का समय बढ़ाने की मांग की थी और बेल में आकर नारे लगाए, पर सरकार नहीं मानी। अब ये समय जब सदन का बढ़ता नहीं है तो जो सवाल आता है, जो विधायकों के सवालात होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, जो समस्याएं होती है, तो उसको सरकार तानाशाही रवैया दिखाकर उसको टालने का काम करती है और उसको जल्दी में कि नहीं बैठिए आप, उस पर पूरी वार्ता ही नहीं हो पाती है। निश्चित तौर पे प्रचंड बहुमत की सरकार को जिस तरह से लोकतंत्र के मूल्यों का पालन करना चाहिए, अब उनको लग गया कि जनता हमको फ्री में बार बार बैठा देती है, इसलिए वो सुनने को तैयार नहीं है। और ना सरकार प्रदेश की समस्याओं के प्रति गंभीर है। गंभीर मसलों पे आज 25 साल हो गए, बहुत सारे मामलात हैं कि कैसे करके पहाड़ में रोजी और रोटी की व्यवस्था हो सके, रोजगार और स्वरोजगार की व्यवस्था हो सके, जिससे पलायन रोके। आपके जो ये जल जीवन मिशन है, इस गर्मी में देख रहा पानी के लिए कितनी तराई तराई होती है। इन्होंने पहले लाइनें बिछा दी और उसके बाद स्रोत ढूंढ रहे, स्रोत मिले नहीं कई जगह। जल शराब इतने घट गए, पानी के स्रोत इतने घट गए कि गर्मी में जलापूर्ति करना कठिन है। मेरी विधानसभा में 10 गांव अभी भी सर्दी के सीजन में पानी के लिए परेशान है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, पीडब्ल्यूडी के अन्य मामले हैं। इन सब पर गंभीरता से होना ये चाहिए कि सदन में जिस बात पे चर्चा होती है, जिस विषय को गंभीरता से देखा जाना चाहिए, जो विषय गंभीर है, उन पर समाधान होना चाहिए। सरकार इस पे समाधान नहीं करती। अब अपनी बात रखो और फिर बैठ जाओ, ये स्थिति बन गई है, ये रवैया बन गया है। इसलिए इस नवोदित प्रदेश के लिए जो चर्चा हो, जो बातचीत हो, उस पर समाधान की तरफ ले जाना चाहिए। ये सरकार का दायित्व भी है और इस प्रदेश को सही ढंग से संचालन करने के लिए यही रास्ता बेहतर है। एक गंभीर विषय यह है कि जो मेरी जानकारी है और जो साधारण संचालन नियमावली है, वो ये कहती है कि जब अभिभाषण राज्यपाल का हो तो उसके बाद 2 दिन का वक्त हो। उस अभिभाषण को तमाम विधायक सत्ता पक्ष के ठीक से पढ़ें, कायदे से समझे और उस पर अपने, जब उस पर चर्चा हो तो फिर और धन्यवाद प्रस्ताव हो अभिभाषण पर, तो वो प्रॉपर तरीके से अपनी अपनी लाइनों को जो उसमें लिखा है, क्या कितना सही है, कितना प्रैक्टिकल है, क्या राज्य के लिए उचित है या अनुचित है, उस पर अपने मंतव्य दें। ऐसा ही बजट पेश होने के बाद कम से कम 2 दिन का और समय मिले, या 4 दिन का है पहले तो, कि 4 दिन का समय मिले फिर चर्चा आरंभ हो। क्या यही है सदन संचालन नियमावली विधायक जी? हाँ, यही है। तो क्या आप लोगों ने इस विषय को उठाया कि यह क्या तरीका है? क्या अभिभाषण आप ला रहे हैं, तुरंत चर्चा रख रहे हैं? क्योंकि बगैर पढ़े वो सही है या गलत है, कोई भी विधायक को, हम पत्रकारों को तो तुरंत करना पड़ता है, लेकिन हम भी स्टेप वाइज करते हैं जितना हम उस समय पढ़ पाए। और हम तो लाइव होते हैं, हमारे पास तो सामने आता है और सामने में बोलना पड़ता है। तुरंत हम लाइव में रहते हैं, अचानक लाइनें आती कि ये लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन कितनी लाइन हम कवर कर पाएंगे? तो देखिए, हमने क्या कांग्रेस विधानमंडल दल ने सदन का समय बढ़ाने के लिए और राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण था, उसके बीच में बेल में गए और ये कहा कि समय का सदन बढ़ाया जाए, तभी तो चर्चा होगी जब सदन का समय बढ़ेगा। और राज्यपाल का अभिभाषण ये सरकार का जी कार्य करने का तरीका, सरकार की योजनाओं का खाका और ये सब चीजें होती हैं, वो सब ना उसमें सच्चाई, ना उसमें चर्चा करने का समय। ऐसे ही आपके बजट भाषण पे भी पूरा समय नहीं है। तो जब से आपका सत्र ही कम दिन का होगा तो पूरी चीजें चर्चा कहाँ से होगी? और ये यहाँ एक परंपरा सी बन गई है कि आज इसे 2-3 दिन में समाप्त करो, 4 दिन में समाप्त करो, पूरी बातें आ ही नहीं जाती। इतने सवाल हैं कि उन पे चर्चा होनी चाहिए, गंभीर मुद्दे हैं। जब मंथन होगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा, उस रास्ते पे सरकार को भी ऐसे सुझाव मिलेंगे। लेकिन यहाँ ये सब नहीं होता है और ये दुख का कारण है इस नवोदित प्रदेश के लिए।
अब बहुत सारी बातें छूट गई, लेकिन आप जितना समय देंगे उन छूटी हुई बातों को इस मंच के माध्यम से हम कम से कम जन चर्चा में ला सकते हैं। मैं आरंभ यह कह रहा हूं कि जब आरंभ हुआ तो इस बात पर भी आरंभ हुआ, बहुत अधिकांश विधायकों ने इस बात पर अपने विचार व्यक्त किए, चाहे वो बीजेपी के ही हों, कि राशन कार्डों के द्वारा, और राशन कार्ड जिस रूप में बने हैं और जो रूप में नहीं बन पा रहे हैं, उससे पूरे राज्य में लगभग हर विधानसभा में लोग परेशान हैं। जी विधायक जी। देखिए, आज एफजीआई के पास जाओ, डीएसओ के पास जाओ, कहना साहब इसकी तो साइट बंद है और ये कोटा फिक्स है, जब कोई एक ड्रॉप होगा तो दूसरे का बनेगा। और सामान्य व्यक्ति को भी, चाहे उसे राशन नहीं लेनी है, कई जगहों पर राशन कार्ड मांगा जाता है, कोई आपको प्रमाण पत्र बनाना है, कुछ और कामों के लिए भी ऐसे लोगों के भी नहीं बन रहे। लोग परेशान हैं और किसको कहें क्या कहें। कई बार हाउस में उठने के बाद बस उसका गोल मटोल जवाब दिया जाता है, उसका कोई समाधान नहीं किया जाता। होना ये चाहिए था, ये पर्वतीय प्रदेश है, इसकी समस्या अन्य प्रदेशों से भिन्न है, इनकी कठिनाइयां भिन्न हैं, इनके समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए और भारत सरकार से मीटिंग करनी चाहिए कि साहब ये विशेष परिस्थिति का प्रदेश है, इसकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इसे छूट दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। महामहिम के अभिभाषण और उसके बाद आपके प्रश्नों और उसके बाद बजट, तीनों में एक विषय था कि हम 1 किलो नमक 8 रुपए किलो के हिसाब से करीब 14 लाख परिवारों को हर महीने देते हैं। अब कितने राशन की दुकानों में हर महीने वो नमक दिखता है जो सरकार बेचती है 8 रुपए किलो के हिसाब से 1 किलो नमक, लेकिन 30 करोड़ रुपए बजट में भी रख दिए गए। अब इसका सच कहां है? कितनी दुकानों में दिखता है? या तो दुकान वाले ब्लैक करते हैं, या भेजा ही नहीं जाता, या जिस कंपनी को बड़े पैमाने पर नमक सप्लाई का ठेका दिया गया है उससे एक मोटी मांड वाली हो जाती है, कागजों में दिखा दिया जाता है, कभी कभी दे दिया जाता है, साल में 1 या 2 बार टोकन किसी ने मांग लिया तो कुछ पैकेट दे दिए। ये नमक और दाल के वितरण में सरकारी आंकड़े और बजट में तो पैसा जा रहा है, लेकिन सच्चाई आप जानते तो होंगे विधायक जी कि सच ये है कि वो पैसा जा कहां रहा है। देखिए, कई बार आपने सदन में सुना होगा कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, तो विपक्ष के विधायकों ने कहा कि वो जमीन पर दिखनी चाहिए। ऐसे ये नमक भी है, दाल भी है, अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, जनता को मिल रहा नहीं मिल रहा इसका पता नहीं है, इसलिए धरातल पे कुछ और है और सरकार का बयान कुछ और है, सरकार कुछ और कहती है। इन सब बातों पर प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए और ये जो 30 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है, इसका तो संज्ञान भविष्य में भी लिया जाना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। अब एक समस्या आप लोगों ने और उठाई थी जिसका क्या निराकरण निकला। समस्या यह है कि जिन लोगों के राशन कार्ड डिजिटल नहीं हो पाए उनको राशन तो मिल रहा है, लेकिन उनके अन्य काम नहीं हो पा रहे हैं, मसलन आयुष्मान कार्ड बनाना, क्योंकि उनको जो नंबर है वो डिजिटल का नंबर नहीं मिला है, और कई लोगों के परिवार के डिजिटल कार्डों में नए नाम नहीं चढ़े हैं। क्या सरकार उसका उत्तर संतोषजनक दिया? क्या उसका कोई मार्ग निकाल के दिया जब आप लोगों ने सवाल उठाया? कुछ नहीं, ये सब रेट लतीफी है, जनता को परेशान करने का काम है। इसके लिए कौन सा डिजिटलाइजेशन करने के लिए कौन सा पहाड़ खरीदना है? सिस्टम लगा हुआ है और वहां के जो अधिकारी हैं उनको ये करना चाहिए था, लेकिन सरकार जब गंभीर ही नहीं है, जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए जब नियत ही नहीं है, तो फिर होगा कैसे? इसलिए ये सब जनता भाग रही है, दौड़ रही है, आज जा रही है, कल जा रही है, परेशान है, लेकिन इन पर सरकार गंभीर नहीं है। अब कुछ कुछ जो संभव है आपका समय के बीच उन सवालों को, क्योंकि वो जनता के मौजूदा सवाल हैं। जब सरकार अपनी
जी, जब सरकार अपनी उपलब्धि में भी जाना है। नहीं, जब सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही थी इस बात को लेकर कि हमको 100 से अधिक मेडल इस बार मिले उत्तराखंड को, तो उस पर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष की ओर से अन्य लोगों की तरफ से भी सवाल यह किया गया कि क्या सरकार ये बताएगी कि इनमें से कितने, जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया उत्तराखंड की तरफ की टीमों से, उनमें से कितने उत्तराखंड के मूल निवासी थे? क्या राज्य से बाहर के खिलाड़ियों को भी लाकर उत्तराखंड की टीमों में शामिल किया गया? क्या सरकार जवाब दे पाई इसका? नहीं दे पाई। नेता प्रतिपक्ष जी ने यह सवाल किया था कि कितने खिलाड़ी उत्तराखंड मूल के हैं और इनका अस्थाई पता, उत्तराखंड का पता कहाँ कहाँ किस किस जिले का है, इसका जवाब नहीं दे पाई। और इसमें शंका भी है लोगों को, सरकार को जवाब देना चाहिए। अब इसी खेल की उपलब्धि के प्रश्न के दौरान सुमित हृदय आपके साथी हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने जब पीठ थपथपा रही अपना और यह कह रही कि हमने 80 दिनों में 120 दिन के सिर्फ मार्जिन दिन में हमने सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और सारे खेलों का आयोजन उत्तराखंड में ही हुआ, तो सुमित हृदय ने, आप लोगों ने यह कहा कि इस आयोजन में आप कह रहे हैं कि 120 दिन में आपने सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर टिहरी झील के इंफ्रास्ट्रक्चर में आयोजन हुआ, जिस बड़े पैमाने पर देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजन हुआ, जिस हल्द्वानी वाले स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ, उनका स्ट्रक्चर तो बहुत पहले खड़ा हो गया था, लेकिन कार्ड में उनके नाम नहीं लिखे गए। वेन्यू जब लिखा गया कि किस जगह आयोजन है, तो उसमें इंदिरा गांधी नाम नहीं था हल्द्वानी के दौरान, देहरादून के दौरान राजीव गांधी नाम नहीं था स्टेडियम का। जी, ये तो जो सरकार है, ये लोकतंत्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी और राजीव जी के नाम से 2 स्टेडियम हैं और एक कांग्रेस की सरकार में इनका निर्माण हुआ। ये सरकार इतनी तानाशाह है कि ये उनके योगदान को याद नहीं करती। उन दोनों ने इस देश के लिए शहादत दी है। तो वहां सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि शॉर्ट में लिखा हुआ ये क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन ये परंपरा अच्छी नहीं है इस प्रदेश के लिए। इस तरह का वातावरण, इस तरह का काम करना, जिन लोगों ने निर्माण किया, जिन लोगों के नाम से इन स्टेडियमों का नाम है और उनका नाम कार्ड में न लिखना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की परंपरा किसी भी हालत में उचित नहीं है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण लोगों के कष्ट के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। तमाम दर्शक कमेंट कर रहे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा स्पीकर, उस पर स्पीकर का क्या होता है। आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी, आप दर्शकों को कह रहा हूं, आज मैं एक भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय पत्रकार के साथ स्पीकर, उपराष्ट्रपति, सभापति, इनका पद, इनका प्रायोजन, इनके हटने की प्रक्रिया, इस पर 1 घंटे आपके साथ अब से कुछ देर बाद आने वाला हूं। बहुत तसल्ली से आपको सारे सिस्टम्स पर हम गंभीर मंथन करने वाले हैं, लेकिन मैं इन तमाम आपके सवालों पर आऊंगा जो आप लोग मुझे लिख के दे रहे हैं विधायक जी के लिए। लेकिन प्रक्रिया बस आते हैं। विधायक जी, आपने सड़कों को लेकर, आपके साथियों ने भी, और आपने कहा कि जो पैच होता है, जैसे एक मार्ग बना, बड़ा मार्ग, और उसमें 1-1, 2-2 खेत या बीच में निकला कई गांवों से, और उसको सेवित मान लिया क्या कि गांव में सड़क पहुंच गई, जबकि गांव न जाने कितने ऊपर है, 2-2 घंटे पैदल चलना पड़ रहा है। लेकिन उसके नीचे वाला एक खेत, अगर गांव का एक खेत चला गया सड़क में, तो यह मान लिया कि गांव सड़क पहुंच गई, और इससे पूरा पहाड़ परेशान है। देखिए, लोगों की गाड़ियां टूट जाती हैं, लोग अपनी कार लेके जाते हैं, लेकिन जाए कैसे, नीचे पार्क करें, लेकिन ऊपर जाने में, और खासतौर पर प्रसव वाली महिलाएं, बुजुर्ग लोग जो बीमार हैं, जिन्हें कुर्सियां में बांधकर, लकड़ियों में बांधकर ऐसे कंधों पे लाया जाता है, कब वो गिर जाएं ये भी डर है। एक तो बीमार, ऊपर से उनके और गिरने का डर, क्योंकि सड़क तक लाना फिर अस्पताल ले जाना। नियम 58 में जी, लोक निर्माण विभाग की चर्चा पर मैंने सरकार से जानना चाहा कि आप 250 आबादी पर, आबादी के गांव, या 250 आबादी नहीं है तो उस गांव का कोई कस्बा, कोई तोक को जोड़ते हुए पीएमजीएसवाई की सड़क बना रहे हैं। मेरे यहां मंदार गांव 3500 आबादी का है, जिसमें लगभग
13-14 250 आबादी के गांव बन सकते हैं। मंदार गांव के एक कोने से सड़क चली गई, लेकिन मंदार गांव में अभी 3-4 सड़कों की आवश्यकता है, 3 की तो है ही, और वो सड़क से 4-4, 3-3, 5-5 किलोमीटर दूर है। तो हम जब लखनऊ से देहरादून आ गए, राज्य का निर्माण हो गया, तो उन गांव वालों को क्या फीड मान ले? क्योंकि कोऑर्डिनेट में उसको जुड़ा हुआ मान लिया गया, सड़क से जुड़ा हुआ मान लिया गया। तो ये सवाल मेरा था, और उन गांव में भी सड़कें बननी चाहिए, उन तोक, उन कस्बों को जोड़ते हुए, और उन राजस्व ग्रामों को, उनके लिए भी सड़कें बनाई जानी चाहिए। ये मेरा सरकार से सवाल था। अब एक दर्शक है हमारे, फॉर एग्जाम्पल, हमने नई टिहरी से लमगांव की सड़क बनाई, तो हमने नई टिहरी से डोबरा का अलाइनमेंट देखा, डोबरा से लमगांव का अलाइनमेंट देखा। उस बीच में कई गांव के 20 परिवार आ गए, उनकी जमीन आ गई, और गांव उनका दूर है, तो उसको फीड नहीं माना जा सकता, और चूंकि कोऑर्डिनेट में उसको फीड मान लिया गया, तो ये गलत है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष में विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति स्थिति को देखते हुए ये मानकों में भी शिथिलीकरण किया जाना चाहिए, और हमारे अधिकारियों को भी चाहिए कि जो जो गांव सड़क से दूर जो बस्तियां हैं, चाहे ग्राम सभा को उन्होंने एक कोने से टच कर लिया, उन सब को में जो है सड़कें बनाई जानी चाहिए, तभी हम जनता को लाभ दे सकते हैं। एक दर्शक, हमारे हजारों कमेंट आ रहे हैं, लेकिन एक दर्शक जी का कमेंट मुझे जरा आपकी ओर में आप ले जाना चाहूंगा। शिशुपाल सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा है, हमने भी कई बार सीएम पोर्टल पर कंप्लेंट कर दी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी कॉलोनी में सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक लाइट नहीं रहती है, 2-3 साल से प्रॉब्लम चल रही है। शिशुपाल जी, आप अपनी कॉलोनी का नाम, अपना एड्रेस, शहर या ग्राम वो लिख के मुझे पुनः अगले कमेंट में भेज दीजिए। मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि आपके विषय को उठा दे, क्योंकि 2-3 साल से अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं तो क्या किसी को पता ही नहीं है? विधायक जी, बिजली को लेकर बात चल रही है लोग, अब जब बिजली का टॉपिक आ गया, जब तक शिशुपाल जी अपना नाम और प्रॉपर भेजते हैं एड्रेस, तब तक मैं ये कह रहा हूं कि बिजली को लेकर खासतौर पर ये जो प्रीपेड मीटर लग रहे हैं, जिसका नाम आजकल स्मार्ट मीटर बता रही है, मीडिया भी कहने लगी है और सरकार भी कह रही है, छुपा रही है, प्रीपेड मीटर है, मीडिया भी छुपा रही है, लेकिन इसमें 800 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी, 1200 करोड़ रुपए वीनस या जीनस नाम की दूसरी कंपनी जो बहुत विवादित है, उसको गढ़वाल दे दिया। ये जो 800 प्लस 1200 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, और बजट में ऊर्जा विभाग घाटा दिखाता है। एक तो घाटे में ऊपर से 2000 करोड़ का तोहफा इन दो कंपनियों को, और तोहफे की वसूली होगी जनता से। देखिए, हमने विधानसभा में स्मार्ट मीटर का विरोध किया, और सरकार ने पहले मैकेनिकल मीटर, फिर एनालॉग मीटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटर, और अब स्मार्ट मीटर, इस तरह का बार बार ये वित्तीय बोझ जनता के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, आपकी कनेक्टिविटी पहाड़ों में नहीं है। अब सरकार ही कई विभागों के आउटसोर्स कर्मियों को या मनरेगा की दिहाड़ी करने वालों को, इनको क्या मंथली पैसा मिलता है? 3-3, 4-4 महीने बाद, मनरेगा का तो 6-6, 7-7, 8-8 महीने बाद भी पैसा मिलता है। तो लोग कहां से देंगे? जैसी हमारी व्यवस्था है, तो उसी तरह की हमारी तैयारी भी होनी चाहिए। जनता को ये परेशान करने वाली चीजें हैं। और ये आपके अभी सुना होगा कि सरकारी वेबसाइट पे सर्वर अटैक हो गया था। अभी तक कई विभागों की जो वेबसाइट है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। ये इस पे भी हो सकता है। तो क्या ब्लैकआउट हो जाएगा, या पैसा खत्म हो गया तो ब्लैकआउट हो जाएगा? पहाड़ों में कैसे जंगली जानवरों से लोग बचेंगे रात में? और मैदानों में अगर ऐसा हुआ तो डकैती पड़ने के पूरे चांस है अगर ब्लैकआउट हो गया। तो हमारा सरकार से कहना था कि इस तरह के बोझ को जनता के ऊपर न लादा जाए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको चाहिए तो आप लाइन लॉस को कम करिए, आपको चाहिए तो उत्तराखंड में कैसे हम इसको ऊर्जा प्रदेश साबित कर सके। हमारे पास बिजली नहीं है,
हम महंगी बिजली बाहर से खरीदते हैं, इसलिए सरकार का ध्यान बिजली कैसे ज्यादा बना सके प्रदेश में और इसके लाइन लॉस को कैसे कम कर सके, इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये नए नए तरह के बोझ बार बार जनता के ऊपर डालना कतई उचित नहीं है। आपने किसी नियम में, नियम मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि अध्यक्ष जी ने शायद 58 में स्वीकार किया था, एक बड़े व्यापक इशू को 310 को उठाया। 58 में स्वीकार किया था। एक बड़े इशू को आप लोगों ने उठाया, विपक्ष ने। वो इशू है, दिखपाल सिंह बिज जी लिख भी रहे हैं कि मेरा सवाल तो उठा दो प्लीज, थराली, देवल और गोपेश्वर रेंज में फॉरेस्ट के नाम पर क्या हो रहा है। जो बद्रीनाथ वन प्रभाग है खासतौर पर, वहां तकरीबन 2000 से अधिक ऐसे परिवार है जो 60-70 साल से, कुछ आजादी से पहले से रह रहे हैं, उनके पक्के मकान हैं। जब विलय हुआ, जब नोटिफाइड हुआ, जब टिहरी गढ़वाल महाराज ने अंग्रेजों को कुछ स्थान दिए, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ पौड़ी में रहने के लिए, आप अवगत हैं, मसूरी में रहने के लिए, और लंसडॉन, ये इनके एक तरह से टूरिंग प्लेस थे। उनको अच्छा लगता था क्योंकि उनको ठंड यहां मिलती थी, बाकी उनका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। तो उस समय एज इट इज व्यवस्था चलती रही जो टिहरी महाराजा के हिसाब से चल रही थी, लेकिन एरिया चला गया। तो जो अभिलेख थे, उन अंग्रेजों के अभिलेख में कुछ लोग कुछ स्थान चढ़ नहीं पाए, या वो इतने सक्रिय नहीं थे। कोई ढोल बजाता था, कोई वैसी कृषि करता था, किसी और काम करता था, पढ़े लिखे नहीं थे। और जब भारत आजाद हुआ और भारत में गढ़वाल का विलय हुआ, इस राज्य का, तो बहुत सारे लोग अपने अभिलेख चढ़ाने नहीं गए। ये काम तो पटवारियों का, डीएम लोगों का था कि कौन लोग इतने साल से रह रहे हैं, उनके नाम वो जमीनें आती। तो ऐसे लोग छूटे हुए हैं। अब एनजीटी के फरमान के आधार पर उनको हटाने का नोटिस दे दिया गया है। इसी तरह की समस्या पूरे राज्य के बहुत सारे इलाकों में है। जो हमारे वन गुज्जर हैं, तमाम लोग हैं जिन्हें वनवासी कहते हैं, और इसकी समस्या की ओर दिखपाल सिंह बिज जी चाहते हैं कि आप लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर, लगभग सभी विधायकों ने बोला इस कष्ट के बारे में, क्या इनका कोई मार्ग निकला? देखिए, भूमिधरी अधिकार पे चर्चा हुई। हमने सरकार से कहा, आप टिहरी का ही बता देते हैं। टिहरी बांध के विस्थापित पथरी भाग 1, 2, 3, 4 में बसाए गए और 90 से पहले कुछ लोग बसाए गए। आज तक उन्हें भूमिधर अधिकार नहीं दिया गया। ये उनके साथ जाती है। ये सरकार की संवेदना को दिखाती है कि जिन लोगों ने अपने पैतृक जगहों को छोड़कर ऐसी नई जगह पे बसाए गए, और उनके साथ आज तक न्याय इस सरकार ने नहीं किया। पहाड़ों में आपके चाहे पुरानी टिहरी से लोग नई टिहरी आए, तो जिनके घर बेनाम भूमि में पुरानी टिहरी में थे, उनको भी नई टिहरी में विस्थापित किया गया, और उनको आज तक जो है भूमिधर अधिकार नहीं दिया गया। आपके जो गांव है उत्तराखंड के, पहले जमीन की मालियत पड़ती थी, तो लोग गरीब थे तो लोग जमीन नाम पर नहीं कर पाते थे। ऐसा कोई खेत नहीं है कि जिसके ओर और छोड़ में बढ़ोतरी ना हुई हो। इसलिए हम सरकार को कह रहे हैं कि आप बंदोबस्त करिए, भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त करेंगे तो सबको न्याय मिलेगा, और नहीं तो एक दिन ये आएगा कि अकेला जंगलात के कुछ रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, एनजीटी, ये सब ही पहाड़ में रहेंगे, जनता के रहने लायक नहीं रहेगा। 90% भूमि पहाड़ों में जंगलात की है, और 71% कुछ जो है पूरे उत्तराखंड में है। अब क्या बचा 10% में? क्या खाओगे, क्या कमाओगे, कैसे रहोगे? और उसके बाद भी जंगलात हर समय जो है डंडा लेके घूमता रहेगा, तो कैसे करके चलेगा? ये तो हमारी सरकार को सोचना है कि आप भूमि बंदोबस्त करें, और जिन लोगों के नाम पर उनसे मालियत जमा करके उनकी जमीन उनके नाम पर करें। लेकिन सरकार गंभीर ही नहीं है। सरकार तो, हमारे पास ऐसे जंगल हैं जो अनुपयोगी हैं, चीड़ के जंगल हैं जिनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, हम उस पर विचार नहीं करते। इसमें जंगली जानवरों से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सब चीजें सदन में चर्चा की गई, लेकिन सरकार गंभीर हो तो कुछ हो, ऐसा आश्वासन तो सरकार का कुछ आया नहीं। अब जो
पहले प्रश्न आया था, प्रश्न तो हजारों आ गए हैं अब तक, लेकिन जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाने हैं, मैं स्क्रीन पे तो सारे प्रश्न आ रहे हैं जो आपको लोग लिख रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इसके बाद। लेकिन श्रीराम कॉलोनी सहसपुर में है, जिसमें 3 साल से यह स्थिति है, तो वहां के विधायक सहदेव पुंडीर हैं, बीजेपी के विधायक हैं। आप लोगों ने उनसे कहा होगा, नहीं कहा होगा, लेकिन विधायक जी ये अगर आप नोट कर लेंगे, उत्तराखंड का एक हिस्सा ऐसा भी है राजधानी में, सहसपुर में, राजधानी में, जहां लाइट की स्थिति है। लेकिन आगे एक और इशू है, दिगपाल सिंह बिज ये लिख रहे हैं, इसीलिए हमें फिफ्थ शेड्यूल चाहिए, ताकि आगे आगे उन्होंने लिखा है। लेकिन एक बड़ा इशू यह है कि उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों की डिमांड्स को आपने उसको लिपिबद्ध करके गैरसैंण की विधानसभा में इस बात का प्रस्ताव विधानसभा में टेबल किया था, प्राइवेट मेंबर बिल लाकर, कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को भारत की 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि वो एसटी हो जाएं, जिससे मूल निवास, भू कानून, बहुत सारे कष्टों से परमानेंट निजात उत्तराखंड के लोगों को मिल जाए। उस पर उसको आगे बढ़ना था। इस हाउस में क्या वो 1 इंच आगे बढ़ा? और बढ़ा तो उस पर क्या हुआ? नहीं हुआ। ये एक तो प्राइवेट मेंबर बिल, चूंकि ये केंद्रीय विषय है जी, ये प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से ये नहीं टेबल किया जा सकता था। हमने नियम 105 संकल्प के रूप में इसको पुनः टेबल किया है। और गैरसैंण में हुआ क्या कि जब सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही थी, प्रदेश के जो सवालात थे, प्रदेश की जो समस्या थी, तो उस पर कांग्रेस ने बहिर्गमन कर लिया था। तो विधानसभा अध्यक्ष जी थे तत्काल, ये जब इसकी नंबर आया तो इसको चर्चा के लिए बुलाया गया, तो हमारा बहिर्गमन था, हम अंदर थे नहीं। तो इस बार मैंने फिर इसको नियम 105 में संकल्प के तौर पे फिर टेबल कर दिया है। और अब अगले सत्र में इस पर कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को संविधान की अनुसूची 5 शेड्यूल 5 में शामिल किया जाए, तो इसको अगली बार ये चर्चा में आ सकता है। इसको हमने फिर टेबल कर दिया। चलिए, इस बार पुनः टेबल किया विक्रम सिंह नेगी जी ने, जो आप लोग लिख रहे हैं 5th शेड्यूल के बारे में। विधायक जी, ये जो बजट था 1 लाख करोड़ का बजट, लखटकिया हो गया उत्तराखंड। बधाई आपको, प्रसन्न है आप? नहीं, केवल बजट के आकार बढ़ाने से हमको अध्ययन करना चाहिए कि हमारा जो पिछला बजट था उसका असर क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना जमीन पे काम हुआ, कितना जनता को लाभ मिला। और ये आंकड़े बढ़ाने से, आकार बढ़ाने से पूरा बजट जो है शब्दों के मकड़ जाल में उसको फंसा दिया है। जिन विभागों को ज्यादा बजट मिलना चाहिए, पर्यटन की कई योजनाएं लंबित है, उनका बजट बहुत कम। हमने तो हाउस में भी मांग की कि जैसे सोलर में सरकार ने काम किया तो उसके परिणाम कुछ ठीक आ रहे हैं, लेकिन यदि आप होम स्टे को 50% सब्सिडी कर दें और पहाड़ के नौजवान उसमें अगर लगेंगे तो इससे भी एक क्रांति आ सकती है। ये पलायन को रोकने का काम कर सकता है, क्योंकि पहाड़ पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लोग, देश और दुनिया के लोग देखने आते हैं, 4 धाम भी हैं। तो पर सरकार ने कहाँ सुना, और बजट की ऐसी स्थिति बना दी कि भ्रामक से उससे गूगल से शब्दों को चुन चुन करके, और ऐसे शब्द की जो जनता की समझ में जल्दी में ना आए, इस तरह का काम किया गया। बजट कतई उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। केवल बजट का आकार बढ़ा दिया गया है और खर्चा जो पिछली बार का है वो बहुत कम है। अब मेरा कुछ कुछ बिंदुओं पर, आपका बहुत समय नहीं लेता, मैं सिलेक्टेड बात करता हूं। एक विषय, हरिद्वार और ऋषिकेश का विकास कैसे हो, वो ठीक कैसे हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए प्लान बनाना है, परामर्श, एडवाइस देनी है। अभी सलाह के लिए 168.33 मतलब 168 करोड़ 33 लाख रुपए रखे गए हैं इस बजट में। अब ये सलाह, अगर उत्तराखंड के 4 इंजीनियर जिन्होंने 10 लड़के जिन्होंने जेई का डिप्लोमा किया है और रिटायर हो गए हैं, उनको 1-1 लाख रुपए दे देते एक महीने के, और 1 महीने कहते जाके घूम के आओ और प्लान बना के दे दो, तो 10 लड़कों को 10 लाख, 20 लड़कों को 20 लाख। तो जो काम 20 लाख में 10 लाख में हो सकता था, उसके लिए 168 करोड़ 33 लाख रुपए इस बजट में प्रोविजन किया गया है। UIIDB को 168.33 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये बजट प्रोविजन है कि तुम सुझाव दे दो जरा
ऋषिकेश को और हरिद्वार को हम कैसे सुधारें? देखिए, जी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हवाई हैं और धरातल पर कहीं दिखती नहीं है। उसका दुरुपयोग 100% है। भ्रष्टाचार पर भी इस बार हाउस में चर्चा हुई, विपक्ष ने भ्रष्टाचार का मामला लाए। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं कि ये कौन इसका सुझाव देता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जमीन पे उसका कुछ दिखता नहीं है। तो सीधे तौर पे ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है और सरकार को चाहिए कि वो गंभीरता से किसी चीज की स्टडी करना चाहते हैं तो उसको एक्सपर्ट को उसको रखना चाहिए। और पहले तो पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि कैसे उत्तराखंड का विकास हो, सोच तो पूरे उत्तराखंड की होनी चाहिए। लेकिन ये लगता है कि गैर अनुभवी लोगों से और सरकारी अधिकारियों के राय से इस तरह के मसले आते हैं और जो धरातल पे नहीं उतरते। नहीं, लेकिन मेरा विषय है कि इंजीनियर जो हमारे यहां से रिटायर होगा हमारे विभागों से, वो जाके उन कंपनियों में बैठेंगे, लेकिन कितनी तनख्वाह मिलेगी उन्हें महीने की? इस पर जो खर्च होगा तनख्वाह का, 1 इंजीनियर 2 इंजीनियर 3 इंजीनियर बैठाएंगे तो उसको 10 लाख देंगे। 168 करोड़ रुपए लोगों के टैक्स का पैसा। जो लोग पानी पीते हैं, 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं, उसमें से टैक्स जाता है। माचिस खरीदते हैं तो टैक्स जाता है। लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई 168 करोड़ रुपए किसी आदमी को दे दो कि सुझाव दे दे। अरे हमको देते 4 लोगों को, 4 पत्रकारों को भेज दो, हमें 1 लाख रुपए दे दो, हम बना के दे देंगे प्लान 1 महीने में। 168 करोड़ रुपए की बर्बादी। क्या उत्तराखंड में ब्रेन नहीं है या इनके पास कर्मचारी नहीं है? तो ये बंदरबाट और पैसे का सीधी लूट, और इससे बड़ी क्या हो सकती है? ये जनप्रतिनिधियों के सुझाव सुनना पसंद नहीं करते। जो अधिकारी कह देता है ये वो करते हैं। अब मुझे राजीव जी एक मीटिंग में भी जाना है और आज का विषय था नहीं हम बहिष्कार करेंगे जिला योजना का। आपने इतना लंबा घुमा दिया कि उस न्यूज को भी छोटा कर दिया। नहीं, छोटा नहीं किया मैंने। आपको हजारों लोग इस समय देख रहे हैं, लोगों के सवाल अटके हुए, आप उनको छोड़ के मत जाइए। सबको प्रणाम है मेरा। आपको हाउस में बोलने का अवसर नहीं मिलता, मैं पूरा अवसर आपको दे रहा हूं और लोग आपको इस समय लाइव देख रहे हैं। हजारों हजार लोगों तक आपकी बात पहुंचने वाली है। बोला हाउस में भले टोका टाकी होती रहती है, पर ऐसा नहीं। आप बहुत विषयों पे बोला है आपने बोला। अब एक महत्वपूर्ण और सवाल जिसको लोग जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं, क्या रितु खंडूड़ी जी का जो आचरण है, जिस तरह से वो टोका टाकी करते हैं, लोग हमारे डिबेट में बोल रहे हैं, जिस तरह से विधायकों का नाम ले लेती हैं, कई बार माननीय सदस्य के बजाय नाम भी ले लेती हैं, तो क्या जो कुछ वो कर रही हैं, ये लोगों का कहना है, दर्शकों का कहना है, ऑब्जर्वर का कहना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कर रहे हैं, कुछ उसी तरह का आचरण ये कर रही है। और ये पहली बार हो रहा है, मैं गंभीर बात कह रहा हूं, पहली बार हो रहा है। किसी स्पीकर के पुतले भी जल रहे हैं, किसी स्पीकर को पब्लिक ट्रोल कर रही है, उनकी फोटो का आगे ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा के दिन रात ट्रोल हो रही है। स्पीकर जैसा सम्मानित पद अब सड़कों पर आ गया है, छीछलेदारी हो रही है उस पद की। और लोग कह रहे हैं, लोग प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ, क्योंकि लोग बहुत गहनता से आप लोगों की हाउस में होने वाली कार्रवाई को देखते हैं, शेयर करते हैं, क्या उस पर, क्योंकि उनको स्पेशल प्रिविलेज है, आप सीधे तौर पर आक्षेप नहीं लगा सकते हैं यदि आप हाउस में बैठे हुए हैं अध्यक्ष को। लेकिन अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो चर्चा होगी। आप रिजल्ट हम जानते हैं, वो चर्चा गिरेगी, आप हारेंगे क्योंकि संख्या बल आपका कम है। लेकिन उस दौरान आप अध्यक्ष के द्वारा जिस तरह से सदन का संचालन हुआ, जिस पर सदन के जिस सदस्य को जिस प्रकार की आपत्ति है, उस आपत्ति को आरोपित कर सकते हैं। और दूसरा अहम सवाल ये होगा कि उस समय चेयर पे वो अध्यक्ष जो व्यक्ति आज हैं, चेयर तो होगी लेकिन वो व्यक्ति चेयर पे नहीं होंगे जब उन पर अभियोग या विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होगी। चेयर पे कोई और होगा, इसलिए सीधा तौर पर वो सदस्य के रूप में जो उन्होंने चेयर में रहकर आचरण किया, क्या आप लोग विचार करेंगे इस बात पर, ताकि जिस तरह से धनखड़ जी को के रवैये को ठीक करने के लिए प्रक्रिया की गई, जैसे उन्हें मालूम चला कि वो अंतिम नहीं है, उनसे ऊपर सभा है और सभा अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है, तो इन अध्यक्ष को भी यह कम से कम एहसास हो जाए कि उनसे ऊपर सभा है, वो अंतिम नहीं है।
देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में सार्वजनिक कहना कठिन है, लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थिति और ऐसा समय आएगा कि जो नियमों और आचरण से बाहर का होगा, तो उस पर तब सोच लिया जाएगा। अभी इस पर नहीं, प्रतिक्रिया देना समझता हूं, उचित नहीं। मैंने विषय रख दिया, आप विचार करेंगे। लेकिन मैं आज साकेत बिहारी सिन्हा जी हैं, देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, अब से कुछ देर बाद पटना से मेरे साथ जुड़ेंगे। कुछ संवैधानिक एक्सपर्ट्स का पैनल होगा स्पीकर को हटाने की, स्पीकर पर अभियोग की, स्पीकर पर अविश्वास की प्रक्रिया क्या होती है, उसके क्या मार्ग होते हैं। 1 घंटे आप लोगों को, हम दर्शकों को जानकारी देंगे। विधायक जी बात उस पर बहुत अधिक नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया कि उस पर मंथन होगा। एक और विषय जिस पर पूरा उत्तराखंड आक्रोशित है, आक्रोशित किया है कि राज्यसभा के सांसद ने उत्तराखंड के समूचे लोगों को हड़काया है, धमकाया है कि वो अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो उनको संविधान देता है, मत की अभिव्यक्ति, यदि वो अपने मत का अभिव्यक्तिकरण करेंगे तो उन पर मुकदमा करवाएंगे अपनी सरकार से। ये पूरे उत्तराखंड को धमकी दी गई है और उत्तराखंड के लोगों का संरक्षण करना, क्योंकि राज्यसभा का एक सांसद उत्तराखंड के लोगों को धमका रहा है, चाहे वो बीजेपी का अध्यक्ष हो, लेकिन राज्यसभा का प्रतिनिधि है। उत्तराखंड की विधानसभा में ये जो कुछ हुआ है, क्या इस प्रश्न को उठाया जाएगा, क्या सरकार से बोला जाएगा? क्योंकि अब लोगों के जो संवैधानिक हक हैं उनकी रक्षा का भार आप पे है, क्योंकि सरकार की तरफ से यह धमकी दी जा रही है, यह सरकार के व्यक्ति के द्वारा। देखिए, उल्टा चोर कोताल को डांटे। महेंद्र भट्ट जी किसी का जो उसके बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसे रोक नहीं सकते। उन पर इतना दम है तो पहले कार्रवाई कांग्रेस के विधायकों पे करें। हम चौराहे पे बोल रहे हैं और सच्चाई को बोल रहे हैं और उत्तराखंड के लोगों के सम्मान के साथ खड़े हैं। आपका मंत्री उत्तराखंड के लोगों को ले गाली दे, आपको शर्म नहीं आई कि आप इस तरह की बात पेपर और उस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने करें? इसलिए भट्ट जी, आपको भी पहाड़ में घुसना मुश्किल हो जाएगा अगर आप इस तरह की बातें करेंगे। ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। एक चलते चलते एक और बात करें बीजेपी का मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, पहाड़ और मैदान की बात करें पहाड़ का बीजेपी का मंत्री, और हमको आप क्या समझा रहे हैं? इसलिए आप कायदे से रहिए, इस तरह की बातों को ना करिए। एक चलते चलते सवाल, जिसको शायद आप लोगों ने, आपको मौका मिला कि नहीं मिला। बजट में एक बात और कही गई है कि हिमाच्छादित जो ग्राम है, इसका अर्थ निकलता है जहां बर्फ पड़ती है, जिन इलाकों में, उन इलाकों में बिजली के बिल में 50% की सब्सिडी है, 200 यूनिट तक। अब कौन सा हिमाच्छादित गांव है? मैं जहां रहता हूं विधायक जी, आप अवगत होंगे, नई टिहरी। ये ठंड के मारे हम इस समय भी कांप रहे हैं, धूप में भी। मैंने डबल कोट्स पहने हैं, आप अच्छी तरह अवगत हैं। यहां मेरा बिल इस बार जो करीबन 2000 आता था, 5000 रुपए आया, 5000 प्लस। इस बार तो बिल दुगने दिए गए ताकि लोग डर के मारे अब जाएं कि हमारा मीटर काम नहीं कर रहा और स्मार्ट मीटर लग जाए। ये पूरे राज्य की बात है, इस बार 2 गुने 3 गुने 4 गुने बिल आए हैं लोगों के। और किस जगह होता है ये प्रिस्क्राइब्ड है? क्या ये फॉलो हो रहा है? 200 यूनिट तक आप लोगों को, ये बजट में कहा गया है, अभी भाषण में कहा गया है। क्या सच है इसका? गर्भ की सच्चाई क्या है? हिमाच्छादित मतलब जहां बर्फ पड़ती है वहां के लोगों के बिजली के बिल में 50% की छूट दी जाएगी। नई टिहरी में भी मिलना चाहिए, नई टिहरी में भी बर्फ गिरती है, नई टिहरी में भी बहुत ठंडा है। नहीं, आपकी विधानसभा में तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं, मिलती है क्या उन्हें? लमगांव नगर पालिका में मिलती है, नई टिहरी में तो नहीं मिलती। जी विधायक जी के सिग्नल, विधायक जी। जी विधायक जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं मैं कह रहा हूं नई टिहरी में सब्सिडी नहीं मिलती है,
नई टिहरी में सब्सिडी नहीं मिलती है, जम्मा में बर्फ पड़ती है, यहां सब्सिडी नहीं मिलती है, रानी चौरी में सब्सिडी नहीं मिलती है, जो मेरे आसपास के गजा में नहीं मिलती है, धनोल्टी में नहीं मिलती है, आपके प्रतापनगर के बहुत सारे इलाके हैं, चमोली है, ये तो लगभग पहाड़ के तो लगभग सारे जिले और जिलों के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी सब जगह बर्फ पड़ती है या शीतलहर चलती है तो उतनी ठंड होती है कि लोग ठंड के मारे या तो अलाव जलाएं घर के अंदर या हीटर जलाएं, बगैर इसके रह नहीं सकते ठंड में। इनको तो किसी को नहीं मिलती है, सरकार का कहना गलत है। और क्यों नहीं मिलती है अब इस पर और चर्चा आगे होगी, अब बातचीत करेंगे और सरकार को देना चाहिए। चलिए, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। विधानसभा में आपको समय नहीं मिलता, लेकिन आज बहुत सारे मसलों पर चर्चा अधूरी रह गई विधायक जी, पुनः मैं शेष मसलों पर आपसे चर्चा चाहूंगा। चलो, और दर्शकों को चलते आप कोई संदेश देना चाहें दर्शकों को? अभी भी सैकड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। मेरा सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। आप कुशल होंगे और ये जो घटनाक्रम है खासकर विधानसभा का, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और इस पर अलख जगाने की जरूरत है। मैं आप सबका आभारी हूं, धन्यवाद। इश्यूज छूट गए बहुत सारे, मैं बता देता हूं। यूसीसी पे हमने बात नहीं करी, हमने जो नया भू कानून आया कि नहीं आया उस पर बात नहीं करी। राज्य के लोग आपसे इसका जवाब सुनना चाह रहे होंगे। पुनः मैं आज या कल आपसे बात करना चाहूंगा। दो बहुत बड़े इश्यूज हैं जिस पर राज्य के लोग आपसे बात करना चाहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया विधायक जी, नमस्कार। और तमाम दर्शकों, आपके बहुत सारे मन के सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा सारे विधायकों से आपकी बातचीत कराऊं, ताकि बहुत सारे इश्यूज जो आपके विधायक को पता ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि आपके यहां लाइट नहीं आती और आपने वोट दे रखा बीजेपी के विधायक को। अभी केदारनाथ की एक समस्या लोगों ने लिख के दी कि किसी मार्ग की, अब केदारनाथ ने अपने आशा नोटियाल जी को जिताया। आशा नोटियाल जी को अवगत है भी कि आपकी समस्या क्या है। इन तमाम चीजों पर मैं बातचीत करता रहूंगा, लेकिन इंतजार करते रहिएगा। आज मैं देश के बहुत बड़े सीनियर मोस्ट पत्रकार जो कई बड़े चैनलों के अखबारों के संपादक रहे हैं, साकेत बिहारी सिन्हा जी के साथ एक पैनल के साथ स्पीकर महाअभियोग क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में जो स्पीकर का पद है उसका आचरण, और यदि अनुकूल ना हो तो उससे मुक्ति का उपाय क्या हो सकता है। ऋतु भूषण खंडूरी को लेकर जो आपकी नाराजगी है, उनसे क्या उपाय संभव हैं? हमारे विधायक अवगत हैं या नहीं है? राज्य अवगत है या नहीं है? हमारे पत्रकार भाई अवगत है या नहीं है? लेकिन देश के एक बड़े पैनल के साथ, देश के वरिष्ठतम पत्रकार साकेत बिहारी सिन्हा जी के अनुभव के साथ, देश भर में जब जब ऐसे मामले उठे तब क्या हुआ, और ये पहली बार मेरी जानकारी में हो रहा है किसी स्पीकर के, महिला स्पीकर के पुतले जल रहे हैं, उनकी फोटो ट्रोल हो रही है क्रॉस का चिन्ह लगा के, आप भी देख रहे होंगे। यह देश के संसदीय इतिहास में संभवतः पहली घटना है जहां पब्लिक ने किसी हाउस की स्पीकर के खिलाफ अपना मत दे दिया है। विधायक क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनको कितनी पावर है, क्या संभव उपाय है, सारी चीजें आपको आज हम कोशिश करेंगे। अभी समय हो रहा है लगभग 2 बज गए। मैं भोजन करने के बाद 3 बजे के आसपास इस विषय के साथ आपके पास आता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी, इसे सुनिएगा, यह राष्ट्रीय लेवल की चर्चा होगी। शायद देश के तमाम विधानसभाओं में काम आएगी और संसद में बैठने वाले लोगों के भी काम आएगी और हमारे पत्रकार मीडिया के साथियों के लिए भी काम आएगी कि अंतिम नहीं है स्पीकर, जो कहा गया है मालिक नहीं है, एक चेयर पर है पर वो चेयर अंतिम नहीं है, उस चेयर के ऊपर भी सभा है। वो सभा क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। ये देश का शायद पहली डिबेट होगी जो इस विषय पे आज पहली बार होगी। इस स्तर पर कोई डिबेट आज तक देश में हुई नहीं है। इसकी जानकारी 3 बजे के आसपास में हाजिर होता हूं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।